दुनिया की आर्थिक सेहत से। और दुनिया की आर्थिक सेहत की जब हम बात कर रहे हैं तो एक बीमार कोना यूरोप लग रहा है इस वक्त। यूक्रेन पर रूस के हमले पर यूरोप ने पुरजोर विरोध किया, रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। जवाब में रूस ने भी यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई सीमित कर दी और इसकी वजह से पूरा यूरोप एनर्जी क्राइसिस से जूझ रहा है। यूरोप के देश कोसोवो में इन दिनों हर घंटे बिजली जा रही है। बिजली कटौती ने 20 लाख की आबादी वाले देशों के देश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये स्थिति सिर्फ कोसोवो नहीं बल्कि जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत कई देशों में है। कई जगह पर ब्लैकआउट्स तक शुरू हो गए हैं। हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे तक के लिए बिजली जा रही है। कारखानों, ऑफिसेज में काफ़ी ज़्यादा बिजली कटौती हो रही है। एक तरफ बिजली कटौती की जा रही है तो दूसरी तरफ बिजली के बिल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यूरोप के एनर्जी क्राइसिस के चलते प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। ब्रिटेन में ऊर्जा के बढ़ते खर्च को लेकर दहशत है। यहाँ बिजली बिल में 80% तक की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। यूरोपीय सरकारों ने 375 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। यूरोपियन यूनियन, यूरोप में आज जो हालात बने हैं उसके लिए रूस काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। और ये जो पूरा क्राइसिस उपजा है इसके लिए तो सब जानते ही हैं कि रूस बड़ी एक ताकत है जो जिम्मेदार है। रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई बाधित कर दी है। रूस ने नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है। यूरोप को रूस से 40% गैस की सप्लाई रुक गई है। सप्लाई रुकने से सोमवार को यूरोप में गैस के दाम 30% तक बढ़ गए। यूरोप में एनर्जी संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है। यूरोप के लिए रूस का विकल्प ढूंढना आसान नहीं हो रहा है, होता तो अब तक ढूंढ लेते। इस वजह से यूरोप की जीडीपी में 6% तक की गिरावट आ सकती है। यूरोप के संकट की आंच दुनिया के बाकी हिस्सों पर भी पहुंच सकती है और जो यूरोप के बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे दुनिया की इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है, वहां पर अगर इस तरह का संकट आएगा तो फिर दुनिया आगे किस दिशा में जाएगी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और बेहद खास मेहमान बहुत ही आसान भाषा में समझाने के लिए मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण और आगे की राह, इस पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट अजय बग्गा सर जुड़ चुके हैं। बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आंकते हैं सर आप, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है जो क्राइसिस आ रहा है, लेकिन इतना गंभीर हो जाएगा, क्या आपने सोचा था? मौजूदा स्थिति का आपका आकलन क्या है सर? देखिए, अभी तक एक तरफा सैंक्शंस थे कि यूरोप और वेस्ट के सैंक्शंस रशिया के ऊपर। अब रशिया ने रिवर्स सैंक्शन लगा दिया एक तरह से। वो कह रहे हैं हम आपको गैस नहीं देंगे जब तक आप हमारे ऊपर सैंक्शंस रखे रहेंगे। तो एनर्जी को वेपनाइज किया है रशिया ने। दूसरी बात है, जिस तरह से कीमतें भागी हैं, तो दीपक जी, एनर्जी तो सेंटर है इकोनॉमी की, हाउस होल्ड्स के लिए भी और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और पूरा आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए। हर जगह आपको बिजली चाहिए और बिजली उत्पादन होती है या गैस से या न्यूक्लियर से या सोलर से या फिर तेल से। तो ये गैस का जो संकट आया है ये बहुत विकट है और कंपनीज के लिए लगभग 10 गुना उनके एनर्जी प्राइसेस पिछले 2 सालों में बढ़ गए हैं। और आपने सुना होगा आर्सेलर मित्तल ने 2 स्टील प्लांट बंद कर दिए क्योंकि आप एक वाजिब कीमत पे बना ही नहीं सकते उत्पादन। और यूरोप छोटा नहीं है, यूरोप $14.5 ट्रिलियन का एक जीडीपी का ब्लॉक है। तो लगभग दुनिया का 15% जीडीपी यूरोप में उत्पादन होता है। अगर उसका आप इंपोर्ट देखें 3.5 ट्रिलियन है, तो 3.5 ट्रिलियन का माल यूरोप पूरी विश्व से लेता है। तो अगर यहाँ पे संकट आया, इकोनॉमिक रिसेशन आया, तो पूरे विश्व में कॉन्टेजियन होता है दीपक जी। और सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट से नहीं है बग्गा सर, यूरोप का जो ये एनर्जी संकट है इसका जो राजनीतिक स्वरूप सामने आ रहा है, राजनीतिक रूप से देश संकटों में गिर रहे हैं। पोलैंड में आप देखिए अनरेस्ट है, लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें आप देखिए, कितने विशाल आयोजन वहाँ पर प्रोटेस्ट के रूप में किए जा रहे हैं।
इटली में लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, वहाँ से प्रोटेस्ट की खबरें लगातार हैं। ब्रिटेन में जिस तरह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है और कहीं ना कहीं वहाँ के एनर्जी क्राइसिस का जो मौजूदा जो चुनाव हुआ है वहाँ पर प्रधानमंत्री का, उसमें भी काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो सिर्फ इकोनॉमिक मोर्चे पर नहीं बल्कि राजनीतिक संकट भी गहरा रहा है यूरोप और ब्रिटेन में। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये कैसे थमेगा? कोई गुंजाइश दिखती है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पुतिन का ये ऑब्जेक्टिव है कि सोशल अनरेस्ट इतना बढ़ जाए कि ये डेमोक्रेसीज को भी हानि हो जाए, और ये हो जाएगा टैकल इस तरह से दीपक जी कि प्राइस कैप लगा रहे हैं सारे देश, तो बिजली की एक प्राइस कैप हो जाएगी। अब जो उत्पादक हैं उनकी बर्बादी ना हो, जैसे यूनिपर जो है सबसे बड़ा उत्पादक जर्मनी का, उसका 12 बिलियन यूरो का पिछले तिमाही में लॉस आया। तो इस तरह के पैसे देने पड़ेंगे। तो सरकारें क्या कर रही हैं कि इनको एक बॉन्ड इशू कर देंगी कि ये सरकार आपको देगी, और वो बॉन्ड वो सिक्योरिटाइज कर पाएंगे मार्केट में। तो फ्राइडे को मीटिंग है ईयू के एनर्जी मिनिस्टर्स की, और उम्मीद है कि 600-700 बिलियन यूरोस का एक करार हो जाएगा। तो सरकारों को ये अभी लेना पड़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेंगे, और डेफिसिट जो है 3 से 5% जीडीपी के होने वाले हैं। गोल्डमैन का एक अंदाजा है कि 2 ट्रिलियन यूरोस का फर्क पड़ने वाला है अगले साल के शुरुआत तक एनर्जी के प्राइसेस में। तो जो 14 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन का जीडीपी उत्पादक ब्लॉक है, उसमें आपको 2 ट्रिलियन की हानि हो रही है एनर्जी के कारण, जो सरकारें एब्जॉर्ब करेंगी। तो और कुछ चारा नहीं है, सरकारों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। गैस की कीमतों पे लगाम लगा रहे हैं, विंडफॉल टैक्स की बात की जा रही है। तो जो उत्पादक हैं तेल और गैस की, उन कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्स लगा के उससे वो लोगों को राहत देंगे। तो हाउस होल्ड्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्टूबर में यूके में जैसे आपने कहा 80% कीमतें बढ़ने वाली हैं। 80% अभी तक कैप था। फ्रांस ने एक कैप लगा के रखा है। ऑलरेडी जो सब्सिडी है वो 280 बिलियन यूरो की है, उसमें इजाफा 650 बिलियन का और हो जाएगा। फ्राइडे को मुझे लगता है करार होगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो ये देश सरवाइव नहीं कर सकते, लोग नहीं सरवाइव कर सकते। आप देखिए लगभग 1/3 पॉपुलेशन के पास पैसे नहीं है इस लेवल पे बिजली के पैसे भरने, और जब सर्दियां आती हैं दीपक जी, वहां बहुत जरूरी है कि हीटिंग हो, नहीं तो लोग ठंड से मर जाएंगे, इतनी ठंड पड़ती है। बिल्कुल सर, तो मैं वही पूछने वाला था आपसे, अभी तो सितंबर है तो इतना त्राहिमाम दिख नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आगे जैसे जैसे सर्दी आएंगी, और 2 महीने रह गए सर्दी आने में, अब वहाँ तो त्राहिमाम मचना शुरू है। यूरोप कैसे निपटेगा सर इससे? और तब तक आपको लग रहा है कि ये रशिया यूक्रेन वाला मसला थमेगा या अभी लंबा चलेगा? ये लंबा चलेगा, क्योंकि घुटने टेकने पड़ेंगे अगर रशिया के साथ करना है। और अब रशिया सिर्फ वो ईस्टर्न या सदर्न नहीं मांगेगा, वो आधे से ज्यादा यूक्रेन मांगेगा और कहेगा कि डीमिलिटराइज कर दो यूक्रेन को। तो वो तो होने नहीं वाला है। तो करार होना बहुत मुश्किल हो गया है, गैस मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है। ये अच्छी बात है कि चाइना वो गैस खरीद रहा है और चाइना अपना ठप्पा लगा के बेचेगा। यूएई वगैरह मिडिल ईस्ट के काफी देश हैं जो रशिया से गैस या तेल खरीद के वो यूरोप को वापस दे रहे हैं। पर वो ठप्पा सर, बट चीन जो है वो ठप्पा लगाने के साथ साथ लेवी भी तो लगा रहा है एक्स्ट्रा। तो यूरोप कहीं गलत जगह चोट तो नहीं कर रहे हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि असली कल्प्रिट कौन है इसमें? नहीं, सबको समझ आ रहा है, बट अभी तो देखिए जो उनके टैंक हैं वो लगभग 90% भर गए हैं गैस के, बट वो काफी नहीं है। तो एक स्टोरेज होता है जो आप इमरजेंसी के लिए रखते हैं, 5-6 दिन वो चल जाता है, बट उनको रोज चाहिए ये गैस। अब क्या है, पुराने प्लांट खोल रहे हैं। जर्मनी ने गलती क्या की, फुकुशिमा जब हुआ जापान में 12-13 साल पहले, इन्होंने अपने सारे न्यूक्लियर बंद कर दिए रिएक्टर। फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट रखे हुए हैं। वहां दीपक जी क्या हुआ कि किल्लत हो गई पानी की। अब कूलिंग के लिए आपको दरिया से पानी चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पानी चाहिए होता है न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए। तो फ्रांस के 5-6 रिएक्टर बंद करने पड़े क्योंकि दरिया में पानी नहीं था, ड्राउट हो गया इतना। अब वो ठंड पड़ेगी, बर्फ गिरेगी, पानी तो रहेगा,
दरिया में तो वो न्यूक्लियर शुरू हो जाएंगे। तो बहुत पेचीदा है, वो देश बाय देश अब जाके देख रहे हैं कैसे करा जाए। अमेरिका जो सप्लाई कर सकता है एलएनजी, उसका जो सबसे बड़ा वो एक पोर्ट है जहां पे कन्वर्ट होती थी गैस और शिप होती थी, उसमें आग लग गई। उसमें लगा कि चलो एक आध महीने में ठीक हो जाएगा, वो लग रहा है आपके नवंबर तक ठीक होगा, जाके 4-5 महीने से वो डाउन है। तो काफी चीजें इकट्ठी आ गई, बट ये एक तरह से आप कह सकते हैं खर्चा बहुत होगा, बट एक तरह से इनके लिए अच्छी बात है कि रशिया के जो चंगुल में थे वो ये निकल जाएंगे। 6 महीने बहुत बर्बादी के रहेंगे, सरकारों को इसको फंड करना पड़ेगा $2 ट्रिलियन। तो कोविड में जितना खर्चा लगा था दीपक जी, उतना ही हो जाएगा लगभग सरकारों के पास जो बिल आएगा। सर, मन तो कर रहा है आपसे बहुत लंबी बातचीत करें, लेकिन जाते जाते संक्षेप में आप बस भारत का हाल बता दीजिए सर। भारत के लिए कोई इसमें कुछ छुपा तो नहीं है, कोई संदेश इन हालातों में हमको कुछ तैयारी करनी है, या हम ठीक ठाक निपट जाएंगे यहाँ से? हम निपट जाएंगे क्योंकि हमारी दोस्ती सबसे है। हमने रोका नहीं, रशिया से भी तेल अभी भी हम ले रहे हैं और गल्फ से ले रहे हैं। अब गयाना वगैरह का जो नया तेल उत्पादन शुरू हुआ है वहां से भी भारत को मिल रहा है। तो भारत की सरकार बहुत दूरदर्शी है, प्रैग्मेटिक है, बट मार्केट्स पे असर पड़ता है दीपक जी। अगर मार्केट्स में मेल्टडाउन आता है इसके कारण, तो सब विश्व भर के मार्केट्स, कोविड के टाइम आप याद करिए लॉकडाउन हुआ तो सब मार्केट गिरे थे। बट ये है कि अब यूरोपियन सरकारों ने समझ लिया है इसको फिस्कल डेफिसिट करके फंडिंग करनी पड़ेगी, पैसे हैं उनके पास, बड़े देशों को हेल्प करना पड़ेगा छोटे देशों को। तो मुझे लगता है संकट से उभर जाएंगे, बट जरूर रिसेशन आएगा यूरोप में, वो लगभग तय है। रेट वो बढ़ा रहे हैं, थर्सडे को रेट बढ़ेगा, 50 बढ़ाते हैं कि 75 बेसिस पॉइंट देखना है, बट रेट उनको बढ़ाने पड़ेंगे, बहुत पीछे रह गए थे रेट। तो रेट बढ़ रहे हैं ऐसे टाइम पे जब इतना बड़ा एनर्जी का संकट है। तो बिल्कुल, और इस बार तो इतनी क्लियर नहीं, इस बार तो संकट जो है वो डबल हुआ। मतलब जितना डिमांड उनकी सर्दियों में आती है यूरोप में, इस बार तो भीषण गर्मी पड़ी वहाँ, जब जगह जगह आग की घटनाएं हमने देखी। तो इस बार तो वहाँ पर डिमांड गर्मियों में भी दिखी, और सर्दियों में भी तो स्वाभाविक रूप से आने ही वाली है जब बर्फ़ की चादर में सब ढक जाएंगे। तो लग रहा है कि बहुत बुरे दौर से अभी यूरोप गुजर रहा है। लेकिन ये जो संकट के बादल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी छटें। जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया का यूरोप जो है बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर ये हिस्सा बीमार होता है तो बाकी के हिस्से भी कमज़ोर हो जाते हैं, या बीमारी वहाँ तक इन्फेक्शन आगे बढ़ने का ख़तरा रहता है। इसलिए सबको उम्मीद करनी चाहिए, सारे वर्ल्ड लीडर्स को मिल बैठ के अपने ईगो साइड में रख के, अनिल सिंघवी सर भी आज सुबह यही कह रहे थे कि एक बार पहले भी अगर आप ये कर लेते तो शायद इतना बड़ा संकट नहीं आता। अभी भी शायद वक्त है, ईगो साइड में रख के मिल बैठ के बातचीत करिए, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के अस्तित्व की बात है। इसलिए ईगोस को साइड में रख के संकट का समाधान निकालिए और आगे बढ़िए, यही उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच बग्गा सर।